जो गैंगस्टर्स हैं वो काफ़ी पनप रहे हैं। हालांकि सरकार कोशिश भी कर रही है, जैसे लॉरेंस बिश्नोई है वो जेल में बंद है, लेकिन बावजूद इसके सुनने में आता है कि उसके गैंग के लोग जो हैं एक्टिव हैं। उसका भाई जो था यूएस में, अनमोल बिश्नोई, उसको भारत डिपोर्ट करके लेकर के आ गई। तो आपको लगता है कि ये सब ठीक हो रहा है, मतलब कि कंट्रोल हो रहा है गैंगस्टर्स पे? पूर्वज कहते थे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आपके यहाँ ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहावत है गाँव की, बिल्कुल बिल्कुल पुरानी कहावत है। पुरानी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। भारत में जितने भी जो मतलब गलत चीज़ें होती हैं, ज़रा उसको देखिए होती कैसे हैं। हथियार तस्करी कैश में होती है, किडनैपिंग कैश में होती है, अपहरण कैश में होता है, फिरौती कैश में होती है, घूसखोरी कैश में, कमीशनखोरी कैश में, जमाखोरी कैश में, मिलावटखोरी कैश में, कालाबाजारी कैश में, नशा तस्करी कैश में, मानव तस्करी कैश में, हथियार तस्करी कैश में, अलगाववादियों की फंडिंग कैश में, माओवादियों की फंडिंग कैश में, नक्सलियों की फंडिंग कैश में, जिहादियों की फंडिंग कैश में, मदरसों की फंडिंग कैश में, मिशनरियों की फंडिंग कैश में, जितने भी देश विरोधी चीज़ें होती हैं जिसको हम अपराध कहते हैं, वो सब के सब कैश में होते हैं। कैश ख़त्म कर दो, अनमोल बिश्नोई का भी काम ठीक हो जाएगा, और भी जो गोदारा हैं या जो लोग और भी हैं उनका भी काम ठीक हो जाएगा। इस देश में कैश पे रोक लगाने की ज़रूरत है। भारत के वित्त मंत्रालय का आंकड़ा कहता है कि भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपये से कम खर्च करते हैं, और जो 100 रुपये से ज़्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। आज की डेट में चाय बेचने वाला, ठेला लगाने वाला, रेडी पटरी वाला, पान बेचने वाला, पान बतासा बेचने वाला भी ऑनलाइन लेने लग गया है। इसका मतलब 100 रुपये से बड़े नोट की ज़रूरत ही नहीं है। 100 रुपये से बड़ी नोट बंद कर दें, 25% काला धन खत्म, 25% हवाला कारोबार खत्म, 25% माफियाओं का कारोबार खत्म। आज की डेट में सबके पास एटीएम, पेटीएम है, 130 कोड आधार बन चुका है, सब लोग बाकायदा यूपीआई यूज़ कर रहे हैं। तो 1000 रुपये से ऊपर कैश लेन देन की ज़रूरत नहीं है। कैश लेन देन को रोक दें, 25% और इस तरीके का अपराध खत्म हो जाएगा। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दें, 25% और ख़त्म हो जाएगा। जिसके पास काला धन, बेनामी संपत्ति मिले उसको फांसी देने के लिए कानून बना दें, ये भी ख़त्म हो जाएगा। भारत में सतयुग आ जाएगा। सिंगापुर में सतयुग है, जापान में सतयुग है, ये कलयुग केवल भारत में चल रहा है, क्योंकि हमारे नियम कानून घटिया हैं, हमारी व्यवस्था सड़ी हुई। अब फांसी के बड़े पक्षधर लग रहे हैं। क्योंकि मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं। आप अगर मानव और दानव को एक बराबर रखेंगे, अराजकता फैल जाएगी। आप अगर हिरन और भेड़िया को एक समान मानेंगे तो अराजकता फैलेगी। आप बबूल के पेड़ को और आम के पेड़ को एक समान मानेंगे तो अराजकता फैलेगी। और अल्टीमेटली उसमें सफ़र कौन करेगा? अगर आप जितना खाद पानी आम के पेड़ को दे रहे हैं, उतने खाद पानी बबूल के पेड़ को देंगे, और दोनों आसपास रहेंगे, तो आप बबूल वाला पेड़ तो खूब बड़ा हो जाएगा, उसका कांटा जो छोटा छोटा है वो बड़ा बड़ा कांटा हो जाएगा, आम सूख जाएगा। आप जितना खाद पानी हिरन को दे रहे हैं, उतने खाद पानी अगर भेड़िया को देंगे, भेड़िया खा के मोटा हो जाएगा और एक दिन हिरन को खा जाएगा। सफ़र कौन करेगा? हिरन। इसलिए कहता हूँ मानवाधिकार मानव का होना चाहिए, दानव का नहीं। जो भी दानव हैं उनको दंड मिलना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए। तो ये सोच कहीं ना कहीं तालिबानी सोच से नहीं होगी? क्योंकि तालिबानी भी ये कहते हैं कि उनको जो भी छोटी मोटी जो भी उसने अपराध किया हो उसको फांसी की सज़ा दे दो या मार दो। नहीं नहीं, तालिबान तो सोच ही अलग है। तालिबान तो जिस जो आप तालिबान की बात कर रहे हैं, वो पहले दुर्योधन का ननिहाल था, वो गंधार कहलाता था। वहाँ कन्या पूजन होता था, वहाँ पे स्वयंवर प्रथा होती थी, वहाँ पे बहन बेटियों को पूरे अधिकार होता था। तालिबान तो क्या एक गुलामी की सोच है। तालिबान का मतलब हम आपको अपनी पसंद से मेकअप नहीं करने देंगे, आपको अपनी पसंद से रहने नहीं देंगे। तालिबान तो क्या है, लोगों की स्वतंत्रता छीनता है। मैं स्वतंत्रता छीनने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे जो सही लोग डर के साए में हैं, वो तभी उनका डर खत्म होगा जब गलत लोगों को आप या तो जेल में डाल देंगे या उनको कहीं ऊपर पहुँचा देंगे। आप 2017 के बाद देख लीजिए, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों का मुकदमा वापस हो रहा था। बाबा आए 17 में, वही पुलिस आज की डेट में दौड़ा दौड़ा के पीट रही है उत्तर प्रदेश में। अब कौन महसूस कर रहा है? अच्छे लोग, बुरे लोग खौफ में हैं। इसका उल्टा हो जाता है, जैसे आपका अगर आप दंड नहीं करते, भय होगा, दंड होगा, तो जो कॉमन मैन है, सामान्य व्यक्ति, वो सुकून की सांस में रहेगा, सुकून की ज़िंदगी जिएगा। अपराधियों में खौफ होना चाहिए। खौफ का एक ही तरीका है, आप उनको गोली मारो, उनको फांसी पे चढ़ाओ, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करो, उनकी नागरिकता ख़त्म करो, उनके अंदर। भाई आप ये देखो, सिंगापुर में तालिबान थोड़ी है। 900 ग्राम गांजा पकड़ा गया, उठा के फांसी दे दिया, वो तालिबान थोड़ी है। चीन में एक कंपनी के जीएम ने 2 लाख युआन घूस लिया था, उठा के फांसी दे दिया, वो तालिबान थोड़ी है।
दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचार जघन्य अपराध है, ड्रग स्मगलिंग जघन्य अपराध है, हथियार तस्करी जघन्य अपराध है, जासूसी जघन्य अपराध है, गद्दारी जघन्य अपराध है। तो वो तालिबान नहीं है, तालिबान बिल्कुल अलग है। तालिबान तो मानवता विरोधी एक सोच है कि नहीं हम तो गुलाम के रखेंगे, महिलाओं को एकदम ऊपर से नीचे तक कपड़े में ढक के रखेंगे, उनको उनकी आज़ादी छीन लेंगे, ना उनको ठीक से अपनी पसंद से रहने देंगे, ना अपनी पसंद से वस्त्र पहनने देंगे, ना अपनी पसंद से वेशभूषा करेंगे। तालिबान का मतलब बाल विवाह, तालिबान का मतलब बहुविवाह, तालिबान का मतलब घूंघट प्रथा, तालिबान का मतलब बुर्का प्रथा। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं देश में सबको स्वतंत्रता मिले। स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब चोर उचक्के बदमाश या तो जेल में होंगे, या तो जमीन में होंगे, या तो आसमान में होंगे। बाहर वो रहेंगे तो दूसरों की स्वतंत्रता खत्म करेंगे। कोशिश तो की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके, जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली में हाल ही में बम धमाके हुए, तो कश्मीर के लड़के हैं, अल-फलाह जो की मजहबी यूनिवर्सिटी आप बता रहे हैं, उसमें पढ़ने वाले डॉक्टर हैं। तो इस तरह के जो पढ़े लिखे लोग हैं उस पर कैसे रोक लगाई जाएगी? चलो आपने तालिबानी सोच में किसी को, आपने किसी एक पर्टिकुलर कोई है जैसे मज़हब उसमें मदरसे में पढ़ रहा है, उसको तो आपने बता दिया कि तैयार कर रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर हैं, पढ़ रहे हैं अच्छी जगह पे, डॉक्टरी कर रहे हैं, वो भी इसमें शामिल हैं, तो उसमें आप क्या कहेंगे? और इस ब्लास्ट के बारे में ये बहुत चिंता की बात है कि पहले अनपढ़ अनाड़ी टाइप के लोग आतंकवादी बन रहे थे, उनको लोग बरगला देते थे। फिर बाद में ये हुआ थोड़े पढ़े लिखे 8वीं 10वीं पास ये काम करने लग गए। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फिटर टाइप का लोग इस टाइप का काम करने लगे। फिर बढ़ते बढ़ते ये हुआ कि भाई जो सिपाही था, जो लेखपाल था, पटवारी का काम कर रहा था, वो ये काम करने लग गया। और अब डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर ये काम करने लगे। ये बहुत चिंता की बात है। और जो आपने सवाल किया है, इसको सोशल मीडिया में भी लोग लिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई हम बस में जा रहे हैं, पता चला बस का ड्राइवर अगर आतंकवादी निकला, वो तो बस को खाई में गिरा देगा, तो 50-100 लोग तो मर गए। अगर जहाज का पायलट अगर रेडिकलाइज हो गया, वो तो पूरे जहाज को ही डुबो देगा। अगर ट्रेन का ड्राइवर रेडिकलाइज होगा, वो तो ट्रेन को ही एक्सीडेंट करा देगा। अगर रेलवे का स्टेशन मास्टर रेडिकलाइज हो गया, तो 2 ट्रेन को एक पटरी पर लाके दे देगा, धम्म से आगे सामने से एक्सीडेंट हो जाएगा। और ये बहुत चिंता की बात है। मुझे लगता है इसका एक ही समाधान है कि भारत में एक यूनिटी एंड इंटीग्रिटी कमीशन बने, जिसमें सभी मज़हब के, सभी रिलीजन के इंटेलेक्चुअल्स हों और किताबों को रिव्यू किया जाए। अगर वेद के ऊपर शास्त्रार्थ हो सकता है जितेंद्र जी, पुराणों पे शास्त्रार्थ हो सकता है, रामायण के ढोल गंवार शूद्र पशुनारी इस चौपाई के ऊपर चर्चा हो सकती है, कर रहे हैं लोग, मनुस्मृति पे खुली चर्चा हो सकती है, तो बाइबल पे खुली चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? कुरान के ऊपर खुली चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? हदीसों के ऊपर खुली चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? इस बात पे चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए कि एक डॉक्टर जो पढ़ा लिखा है, MBBS MD फिजिशियन बन गया, गायनोलॉजिस्ट बन गया, कार्डियोलॉजिस्ट बन गया, वो आँखों का वो रेडिकलाइज क्यों हो रहा है? एक डॉक्टर शाहीन जो 10वीं की टॉपर है, जो 12वीं की टॉपर है, CPMT की टॉपर है, MBBS की गोल्ड मेडलिस्ट है, MBBS गोल्ड मेडलिस्ट है, और वो गायनोलॉजिस्ट है, अगर वो आतंकवादी बन सकती है, तो उसने इलाज कराने के दौरान कितने और महिलाओं के बच्चों को पेट में मार दिया होगा, कितनी महिलाओं को उसने नसबंदी कर दिया होगा। या जो डॉक्टर अभी रडार पे हैं, 400 के आसपास डॉक्टर, अगर ये आतंकवादी हो सकते हैं, खुद बम से फोड़ सकते हैं, तो इलाज कराने के दौरान कितने लोगों को इन्होंने मार दिया होगा। अब समय आ चुका है कि अब सभी किताबों के ऊपर चर्चा हो और उस पर डिस्कशन हो। और जैसे चीन ने तो कुरान को अपनी तरफ से रीराइट कराया है, वहाँ पे ये कुरान नहीं चलती जो भारत में चल रही है, और उसमें उन्होंने करीब 50 के आसपास आयतों को निकलवाया दिया उन्होंने, वो चीन में नहीं चलती। दूसरा, चीन में जो कुरान है वो अरबी में नहीं पढ़ी जाती, वो उन्होंने चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखवाया, बोले हमारी भाषा में पढ़ो। अजान उन्होंने बंद करा दिया, क्योंकि अजान में कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत की योग्य नहीं है। तो चीन ने उसको बैन कर दिया, बोले ये तो कह ही नहीं सकते हो। अगर तुम ये कह रहे हो, इसका मतलब जो हम चाइना में मानते हैं, इसको तुम इसको कह रहे थे इबादत के नहीं, ये तो हमारी जो है ये रिलीजियस हमारी फ्रीडम के खिलाफ हो गया। तो चीन में अजान को भी बैन करा दिया और कुरान को भी रीराइट कराया, उसमें से कई चीज़ें ऐसी थी जो निकाल दी गई। हदीसों को रीराइट कराया, उसमें कई चीज़ें थी जिसकी वजह से गुमराह होने की आशंका थी, इसको रीराइट कराया। तो कहीं ना कहीं इसको देखने की ज़रूरत है। जैसे और दूसरा एक और 1925 में बना RSS, उसके अगले ही साल एक संगठन बना, इसका नाम है तबलीगी जमात। ठीक है, RSS केवल भारत में काम कर रहा है, तबलीगी जमात दुनिया के लगभग 150 देशों में काम कर रहा है। उन 150 देशों में से कई देशों ने तबलीगी जमात को बैन कर रखा है।
अरब ने बैन कर रखा है। अरब एक इस्लामिक देश है, वो कह रहा है कि तबलीगी जमात आएगा तो हमारे बच्चों को रेडिकलाइज कर देगा। ठीक है, कजाकिस्तान ने बैन किया है, किर्गिस्तान ने बैन किया है, ये इस्लामिक देश है। और भारत में आज तक तबलीगी जमात क्या करता है इसके ऊपर चर्चा ही नहीं हुई, आज भी नहीं हो रही है। सोच ही नहीं रहे कि भाई कर क्या रहा है ये, करता क्या है ये। और हमारी सरकारों ने भी अरब की सरकार से नहीं पूछा कि भैया ये बताओ आपको क्या ऐसा मिला था आपने तबलीगी जमात पे बैन कर दिया, हमें भी तो बता दो। कजाकिस्तान से नहीं पूछा, रसिया ने बैन किया, रूस ने बैन किया हुआ है, हमने रूस से कभी पूछा ही नहीं। अल्टीमेटली उन देशों ने अगर तबलीगी जमात को बैन किया होगा तो उनके पास कुछ कंक्रीट एविडेंस होंगे, उन एविडेंस के आधार पर उन्होंने तय किया कि नहीं इसको कंप्लीट बैन करो। तो अगर कंप्लीट बैन करने उन देशों ने किया तो हमें या तो यहाँ पे हमने खुद अपनी आईबी को लगाना चाहिए, रा को लगाना चाहिए, अपनी एलआईयू को लगाना चाहिए, इनके पीछे लगा के इसकी जांच करानी चाहिए। अदरवाइज जिन देशों ने बैन किया हुआ उनसे ही पूछ लेना चाहिए कि आपने क्या क्या ऐसा देखा कि किया, और हमें भी अलर्ट होने की ज़रूरत है। मुझे लगता है जो आज़ादी के नाम पे यहाँ पे कोई भी संगठन बनाने की छूट दी हुई है, कुछ भी बोलने की छूट दी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे कुछ भी करने की छूट दी है, उस पर रोक लगाना पड़ेगा। नहीं तो ये जो लोकतंत्र है ये हमारे लिए कोई और तंत्र बन जाएगा। एक आखिरी में एक सवाल और आपसे पूछूंगा कि इंडिगो वाला आप देख रहे होंगे, जो कि क्योंकि हम जनता की आवाज़ भी हैं और जनतंत्र है, तो इंडिगो ने जिस तरह से ये मैस क्रिएट किया है, और ये तब किया है जबकि सरकार ने, और हाई कोर्ट का आदेश था ये एफटीटीएल वाला, उसको भी जो आदेश था उसको डाइल्यूट किया डीजीसीए ने। साल भर से पहले का आदेश है, नवंबर में इसको लागू किया जाना था, दिसंबर में आकर के आपने एकदम से क्राइसिस कर दिया। कितने ऐसे लोग थे जिनको ज़रूरी काम से जाना था, कोई बीमार था। एक तो मैं देख रहा था, एक महिला वो अपने पति की लाश लेकर के आई थी, आधे रास्ते में आ गई है, उसको लेकर के जाना था दूसरी जगह, उसको कोई पता ही नहीं था कि आगे फ़्लाइट उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है। तो और 60% से ज़्यादा मार्केट शेयर है, और सरकार जो है बिल्कुल जो है उसको और क्या कहते हैं उसको टाइम दे रही है कि आप सुधार लीजिए। आपको नहीं लगता कि सरकार कुछ ज़्यादा मेहरबान हो रही है और इंडिगो जो है एक तरह से सरकार को होस्टेज रख रहा है? इस पे पीआईएल भी दाखिल की गई है। हाँ, ये जो लिबर्टी है ना, ये लिबर्टी एक, मैंने कहा ना, एक्सेसिव किसी भी चीज़ का अति सर्वत्र वर्जयत, इसको जो अति लिबर्टी दी गई शायद उसी का दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इंडिगो के मालिक कोई भूतपूर्व एविएशन मिनिस्टर हैं जो इनडायरेक्ट मालिक हैं, कुछ ऐसे भी लोग बता रहे हैं, किसी और पार्टी के हैं वो। शायद उसकी वजह से वो एविएशन मिनिस्टर थे तो उस दौरान उन्होंने इंडिगो को सारी एयरलाइन दे दिया। अभी इंडिगो के बारे में बहुत सारी चीज़ें पड़ताल में आ रही हैं। मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ एविएशन का, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं अभी जितना मैंने बात किया तो लोगों ने बताया कि इसके पहले जब UPA 1 UPA 2 में जो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे उन्होंने इंडिगो में इनडायरेक्ट बड़ी हिस्सेदारी ले लिया, और जितने अच्छे प्रॉफिट वाले जो रूट थे, दिल्ली मुंबई, दिल्ली बेंगलोर, दिल्ली चेन्नई, जहाँ पे खूब अच्छी रेवेन्यू आती है, वो सारे, और पीक आवर के जो टाइमिंग थी वो सारा का सारा उन्होंने इंडिगो को दे दिया। तो इस पर गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिगो को एक वरद हस्त पीछे से मिला हुआ था, इसलिए उन्होंने सोचा यार कुछ भी नियम बने, कुछ भी कानून बने, हम तो तोड़ते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर नतीजा इम्प्लीमेंट करने की बात आई तो यहाँ तक पहुँच गई। ये परिणाम वही है, लिबर्टी आपने दिया, आपने कहते नहीं भय बिन होए न प्रीत, उस सिद्धांत को छोड़ा तो ये सिचुएशन आ गई है। मुझे तो इसमें यही लगता है, और अल्टीमेटली सबका अंतिम लक्ष्य तो पैसा है, इंडिगो का भी अंतिम लक्ष्य पैसा है, तो पैसा बचाने के लिए ही वही झगड़ा तो इसी बात का हुआ ना कि वीकली ऑफ देना है कि नहीं देना। लेकिन यात्रियों की जानमाल सुरक्षा को लेकर के तो वो जो है ना कि हमें कैसे भी करके हमें हर मैक्सिमम, और लोग 65% के आसपास शायद उसका टोटल इसमें है, उसमें हाँ मार्केट शेयर 65% है, तो उनको लग रहा था हमारा तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। ये तो सरकार है, शायद हो सकती कोई और सरकार होती तो उनका काम भी चल जाता, कोई बात नहीं, नियम कानून बदल भी जाता और वहाँ काम चलता रहता। सरकार की तरफ से कुछ सख्ती की गई तो उन्होंने उनका ईगो हर्ट पे आ गया कि अच्छा हमारे साथ ऐसा करोगे तो लो जी हम तो बंद कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। लेकिन इस पर एक कथित मतलब ऐसा एक एक्शन लेना चाहिए कि आगे से कोई दोबारा ऐसी हरकत न कर पाए जो किया इन्होंने। आप देश हित की इतनी बातें करते हैं, तो कोई आपको ऐसी पार्टी नहीं मिली जो आपको राज्यसभा भेज सके या चुनाव लड़वा सके? देखिए,
चुनाव लड़के भी हम क्या कर लेंगे और राज्यसभा जाके हम क्या कर लेंगे मुझे नहीं पता। हाँ, लोग कहते रहते हैं हमको राज्यसभा जाना चाहिए, हमको संसद में होना चाहिए। हमें अपनी बात जो हम सुप्रीम कोर्ट में उठाते हैं, जनता के बीच में उठाते हैं, ये बातें हमें संसद में उठाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं, सोशल मीडिया में खूब आता रहता है, हमें कानून मंत्री बनना चाहिए। लेकिन जो जो लोग जनता की भावना, उसमें हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। न मैं खुद कानून मंत्री बन सकता हूँ, न मैं संसद में जा सकता हूँ, न मैं लोकसभा में जा सकता हूँ, न मैं राज्यसभा में जा सकता हूँ। मैं तो इसलिए कभी वो उस पर जब संसद का सत्र चलता है तो विजिटर पास भी नहीं बनवाता हूँ कि विजिटर पास बनवा क्या करेंगे जाके देख के, जब वहाँ केवल देखना ही देखना है, वो तो देखने वाला काम तो बाहर से ही कर सकते हैं। लेकिन इस देश के नागरिकों को अपने अपने सांसदों को अब पकड़ना चाहिए। मैं तो अगर आप पूछिए तो मैं तो सभी जनतंत्र के दर्शकों से कहूँगा, महीने में एक बार अपने सांसद को ज़रूर पकड़िए, महीने में एक बार अपने विधायक को ज़रूर पकड़िए, कड़वा सच बोलिए, कड़वा सच लिखिए। और मैं एक बात और कहता हूँ कि पहले जैसे हम लोग बचपन में थे तो एक निबंध लिखते थे, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं मुख्यमंत्री होता। ऐसा हम लोग पहले हर शनिवार को एक बाल सभा होती थी हम लोगों के टाइम में, ये हम लोग निबंध लिखा करते थे। मुझे लगता है इस देश के आम जनता को भी वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर वो निबंध लिखना चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री होता तो क्या करता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करता, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता तो क्या करता, यदि मैं सांसद होता तो क्या करता। इसको खुल के लिखना चाहिए। अब समय आ चुका है कि लोग दल गुलामी छोड़ें, पार्टियों की गुलामी छोड़ें, सच लिखें, सच बोलें। और अब पॉलिटिकल पार्टियों को भी और नेताओं को भी और पार्टी आलाकमानों को भी सच सुनने की और सच स्वीकार करने के लिए आगे तैयार रहना चाहिए।